Hello friends, I Pratap Singh Kushwaha welcome you on my YouTube channel Chris English Classes. फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, यदि आप मेरे वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो अभी ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब्स टॉपिक चल रहा है। ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब्स के बारे में बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारी बारीकियां होती हैं जो जनरली इग्नोर कर दी जाती हैं। तो उन रूल्स को मैंने पार्ट्स में बनाया है। ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब पार्ट 1 जो कि अपलोड किया जा चुका है। ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब्स पार्ट 2 ये भी अपलोड किया जा चुका है। और इसके बाद अब आपके लिए आया है ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब पार्ट 3 जिसमें आप पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ वर्ब, यानी वर्ब के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, फैक्ट। ये वो फैक्ट हैं जिन्हें बुक्स में प्रायः हर बुक में नहीं रहते हैं। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुक्स होती हैं जिनमें रूल पाए जाते हैं। बड़ी मेहनत के बाद इस प्रकार की वीडियो अपलोड किए जा सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके लिए ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब का पार्ट 3 मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, यदि आप सारे पार्ट ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब के देखते हैं, उनको अटेंटिवली माइंड में रखते हैं, तो फिर आपको ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब के बारे में कोई ऐसा फैक्ट नहीं रहेगा जो आपको पता ना चले। तो बिना समय को वेस्ट किए हुए देखते हैं पार्ट 3। इसमें मैं आपके लिए 3 रूल लेकर आया हूं। टाइमिंग के अंतर्गत इतने ही रूल्स हो पाएंगे। देखें, रूल नंबर 5, जो 4 रूल हैं वो पार्ट 1 पार्ट 2 में अपलोड हो चुके हैं। देखें, कुछ ट्रांसिटिव वर्ब्स कभी कभी इंट्रांसिटिव बन जाते हैं, जबकि आप ये जानते हैं कि ट्रांसिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिन्हें यूज करने पर ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती ही है। यदि आप ऑब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, उनका सेंस पूरा नहीं होता है। लेकिन रूल क्या कह रहा है कि ट्रांसिटिव वर्ब भी इंट्रांसिटिव बन जाती है। तो इतना तो आप पक्का मानिए कि ट्रांसिटिव वर्ब भी इंट्रांसिटिव हो सकती है, इंट्रांसिटिव वर्ब भी ट्रांसिटिव हो सकती है। लेकिन ऐसा सारे वर्ब्स के साथ नहीं होता है। कुछ स्पेशल वर्ब्स ही होती हैं जो ट्रांसिटिव से इंट्रांसिटिव बन जाती हैं, जिसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं कि कब ट्रांसिटिव वर्ब भी इंट्रांसिटिव बन जाएगी। तो देखिए, पहले मैं वो वर्ब्स लिखता हूं, फिर उसको बाय एग्जांपल समझाऊंगा। ईट मीन्स खाना या भोजन करना। व्रीक मीन्स तोड़ना। ओपन खोलना। वर्न जलना या जलाना। और शेक मीन्स हिलना। ये 1 2 3 4 5। अब ये जो मैंने 5 वर्ब्स लिखे हैं एग्जाम्पल के रूप में, हालांकि और भी होती हैं, तब किस तरह किस कंडीशन में ये ट्रांसिटिव बनती है और किस कंडीशन में इंट्रांसिटिव बनती है, बाय एग्जाम्पल में लिखूं। एग्जाम्पल फर्स्ट, बी ईट फ्रेश फूड। इसकी हिंदी ये होगी, हम खाते हैं फ्रेश फूड, ताजा भोजन। अब ये वर्ब ईट है और इसके जस्ट बाद आया है ऑब्जेक्ट। क्या खाते हैं? आप देख पा रहे हैं फ्रेश फूड। और जब जब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा वो ट्रांसिटिव होगी। तो अभी ये जो ईट है, ये जो वर्ब है, ये वर्ब ऑब्जेक्ट ले रही है, ऑब्जेक्ट लगाना ही पड़ेगा इस कंडीशन में, तब फिर अभी ये है ट्रांसिटिव वर्ब। अब इसका एक एग्जाम्पल और लूं, ये कब इंट्रांसिटिव बन जाएगी? बी ईट टू लिव। इसका अर्थ होगा हम खाते हैं टू लिव, जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए।
तो अब ये टू लिव क्या है? इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटिव बना हुआ है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इन्फिनिटिव है। तब ऐसी स्थिति में ये जो वर्ब ईट है, अब इसे ऑब्जेक्ट नहीं मिल पाया है। अगर हम ऐसा भी कहें बी ईट टू लिव, हम जीने के लिए खाते हैं, तो आप इस पर क्वेश्चन कर ही नहीं सकते कि हम क्या खाते हैं। क्या की तो बात ही नहीं है, वो ये बताया ही नहीं रहा है सेंटेंस कि हम क्या खाते हैं, वो तो सिर्फ इतना बता रहा है कि हम जीने के लिए खाते हैं। तो चूंकि इस कंडीशन में इस ईट को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है और टू लिव ऑब्जेक्ट ना होकर के ये इन्फिनिटिव है, तो इस कंडीशन में ये ईट क्या होगी? इंट्रांसिटिव वर्ब। देख पा रहे हैं, ईट इस कंडीशन में ट्रांसिटिव है, इसे ऑब्जेक्ट चाहिए, और यदि हम कोई अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच लगा देते हैं तो ऐसी स्थिति में इस ईट को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है और ये ईट यहां पर इंट्रांसिटिव वर्ब होगी। दूसरी वर्ब देखते हैं, ब्रीक। इसका एग्जाम्पल देखें, द बॉय, इसको मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाता हूं, ब्रॉक द चेयर। द बॉय लड़के ने, ब्रॉक सेकंड फॉर्म है या पास्ट फॉर्म कह सकते हैं आप ब्रीक का, तो लड़के ने तोड़ दी, क्या तोड़ दी? द चेयर। तो इस जो ब्रॉक वर्ब है इसने एक ऑब्जेक्ट लिया, द चेयर। और अगर आप ये नहीं लिखते हैं, सिर्फ इतना लिख देते हैं द बॉय ब्रॉक, लड़के ने तोड़ा, तो प्रश्न किया जाएगा क्या तोड़ा, और जो क्या का जवाब अगर सेंटेंस में लिखा है तो वही तो ऑब्जेक्ट होता है। तो फिर ये द चेयर ऑब्जेक्ट है, यहां इस ब्रोक को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ी, इसलिए ये है ट्रांसिटिव वर्ब। अब देखिए किस प्रकार से यही ब्रीक या पास्ट फॉर्म यदि मैं प्रयोग करूं तो किस प्रकार से इंट्रांसिटिव बन जाती है। दूसरा देखें, द ग्लास ब्रोक। देखिए ब्रीक के दो अर्थ होते हैं, तो तोड़ना और टूटना। यहां इसका अर्थ है लड़के ने कुर्सी को तोड़ा या तोड़ डाला। और द ग्लास ब्रोक, अब यहां पर इसका यह अर्थ नहीं कह सकते आपकी गिलास कांच ने तोड़ा, कांच ने नहीं तोड़ा, कांच ही टूटा। तो इसका अर्थ होगा द ग्लास मीन्स कांच, ब्रोक माने टूट गया, कांच टूट गया, कांच टूट गया। तो अब इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता इस ब्रोक को नहीं है। ऐसी स्थिति में ये जो ब्रोक है ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। यहां भी ब्रोक, यहां भी ब्रोक, लेकिन यहां ब्रोक का सेंस पूरा करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट लगाना पड़ा, लिहाजा ट्रांसिटिव वर्ब है। और यहां ब्रोक को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, तो फिर ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। तीसरी वर्ब ओपन। सीधा एग्जाम्पल लिखता हूं, ही ओपनड द गेट। ऐसे एग्जाम्पल लिख रहा हूं जिसका सेंस समझने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। ही उसने ओपेंड खोला, क्या खोला? द गेट। तो इस ओपन को ऑब्जेक्ट देना पड़ा हमें, द गेट। क्या खोला? गेट खोला। और क्या का जो आंसर है वही ऑब्जेक्ट है, और तो इस ओपन के लिए आपको क्या लगाना पड़ा? ऑब्जेक्ट द गेट। लिहाजा यहां पर जो ओपन वर्ब आप लगा रहे हैं जो कि ओपन का पास्ट फॉर्म है, तो यहां पर ये होगी ट्रांसिटिव वर्ब। अब किस स्थिति में ये ओपन इंट्रांसिटिव बनेगा? द स्कूल ओपनड। अब यहां इसका इस ओपन का अर्थ होगा खुल गया। ओपन के दो अर्थ होते हैं, खोलना और खुलना। जब इसका अर्थ खुलना होगा आपको ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, तो ये ट्रांसिटिव होगी। जब इसका अर्थ खुलना होगा वो सब्जेक्ट स्वयं अपने ऊपर क्रिया करेगा, तो फिर ऐसी स्थिति में इस ओपन को अब ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका अर्थ होता है द स्कूल ओपनड, मतलब स्कूल खुला या स्कूल खुल गया।
तो फिर यहाँ ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है सोपिन को, लिहाजा यहाँ पर ये होगा इंट्रांसिटिव वर्ब। चौथी वर्ब देखते हैं, बर्न। अब बर्न के भी दो अर्थ होते हैं, जलना और जलाना। जब ये जलना के सेंस में प्रयोग होगी बर्न तो ये ट्रांसिटिव होगी, इससे ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। और जब इसका अर्थ जलना होगा तब ये इंट्रांसिटिव हो। देखें, आई बर्न द फ्यूल। आई बर्न, मैं जलाता हूं, द फ्यूल, क्या जलाता हूं, द फ्यूल। या यहां पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप यहां पर वुड लिख सकते हैं, लकड़ी, या जो आप जला रहे हैं वो लिख सकते हैं। तो आई बर्न द फ्यूल, मैं ईंधन जलाता हूं, क्या जलाता हूं, द फ्यूल। तो यहां पर ये जो बर्न वर्ब है ये है ट्रांसिटिव वर्ब। अब कभी इंट्रांसिटिव होगी, इसके लिए आई बर्nt विद रेज। इसका अर्थ क्या होगा, मैं विद रेज, गुस्से से जल गया, मैं गुस्से से या क्रोध से जल गया। तो यहां पर इसका अर्थ है जल गया। और जब जल गया तो आप नहीं कह सकते क्या जल गया ना, मैं ही जल गया ना, जो ऑब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट है, मैं ही जल गया, मैं ही क्रिया कर रहा हूं, मैंने स्वयं को जलाया है। तो यही सब्जेक्ट है और यही ऑब्जेक्ट है, लिहाजा इसे अलग से ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। और ये प्रपोजिशन के साथ दिया हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लिहाजा ये ऑब्जेक्ट नहीं है, और इसलिए जो बर्nt है ये यहां पर इंट्रांसिटिव वर्ब है, इंट्रांसिटिव वर्ब। पांचवी वर्ब है शेक, जिसका मतलब होता है हिलना या हिलाना। इसका अर्थ देखें, द विंड, सेकंड फॉर्म लगा रहा हूं, पास्ट इंडेफिनिट बना रहा हूं, सुक द ट्रीज। द विंड, हवा ने, सुक सेकंड फॉर्म में, शेक का, हिला दिया, द ट्रीज, पेड़ों को, हवा ने पेड़ों को हिला दिया, या हवा ने पेड़ों को हिलाया। तो हवा ने किसे हिलाया, या हवा ने क्या हिलाया, तो क्या हिलाया, पेड़। तो यहां पर इस जो सुक वर्ब है जो कि शेक का पास्ट फॉर्म है, इसे ऑब्जेक्ट द ट्रीज की आवश्यकता पड़ रही है, इसलिए ये होगी ट्रांसिटिव वर्ब। और कभी ये शेक इंट्रांसिटिव बन जाएगा, एक एग्जांपल देखते हैं, द अर्थ, पृथ्वी, सुक, सेकंड फॉर्म है शेक का, पास्ट इंडेफिनिट है, धरती हिली, धरती हिली या धरती हिल गई। तो यहां पर इसे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, इस स्थिति में यह है इंट्रांसिटिव वर्ब। रूल नंबर 5 कहता है कि कुछ ट्रांसिटिव वर्ब्स ऐसी हो जाती है जो इंट्रांसिटिव भी हो सकती हैं, जैसे कि आपने एग्जांपल से देखा, ऐसी और भी वर्ब्स हैं जिनके बारे में बस सेम चीज होगी, अगर उनका सब्जेक्ट जो क्रिया कर रहा है वो दूसरे पर कर रहा है वो ट्रांसिटिव होगी। अगर जो करने वाला सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट है और वो वर्ब अपने ऊपर ही एक्शन कर रहा है तो फिर उसे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होगी और उस स्थिति में वो इंट्रांसिटिव होगी। जैसे कि द ग्लास ब्रोक, कांच टूट गया, तो कांच ही क्रिया करने वाला है और कांच टूटने की क्रिया भी अपने ऊपर कर रहा है, इसलिए उसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसी स्थिति में ये इंट्रांसिटिव वर्ब होता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये रूल नंबर 5 को मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया। इसके बाद देखते हैं रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 कह रहा है कि जब कोई इंट्रांसिटिव वर्ब कंप्लीट सेंस देती है तो उस वर्ब को कंप्लीट प्रेडिकेशन कहते हैं, यानी उसको आप कह सकते हैं वर्ब ऑफ कंप्लीट
प्रेडिकेशन। कौन सी वर्ब्स? जो अपना सेंस पूरा दे देती है। और कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो अपना सेंस पूरा नहीं दे पाते। रूल नंबर 7 देखें। रूल नंबर 7 कह रहा है कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो अपना सेंस पूरा नहीं दे पाती हैं। किसके बगैर? पहले फिर से मैं आप, ये 5 कंप्लीट हो गया है। छठवां कह रहा है सेंटेंस, रूल कह रहा है कि जब कोई इंट्रांसिटिव वर्ब होगी इंट्रांसिटिव, कंप्लीट सेंस देती है, पूरा, उसे किसी अन्य वर्ड की आवश्यकता नहीं होती है, तो उसे वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन कहते हैं। और उसी का लगा हुआ रूल नंबर 7, जब कोई इंट्रांसिटिव वर्ब यहां भी इंट्रांसिटिव है, यहां भी इंट्रांसिटिव है, किसी अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, वगैरह वगैरह जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं के बिना कंप्लीट सेंस नहीं देती है, तो उसे वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहते हैं। तो पहले हम आपको बताएं रूल नंबर 6 की जो वो कौन कौन सी इंट्रांसिटिव वर्ब्स हो सकती हैं, और भी आगे होती हैं, मैं कुछ ही एग्जांपल दे पाऊंगा ड्यू टू टाइम, जो अपना कंप्लीट सेंस दे देती है। देखें, जैसे एक वर्ब में ले लेता हूं लाफ, एक ले लेता हूं बीप, एक और लिख देता हूं फ्लाई, और एक लिख रहा हूं स्लीप। आप देख पा रहे हैं लाफ भी इंट्रांसिटिव है, बीप भी इंट्रांसिटिव है, फ्लाई भी इंट्रांसिटिव है, और स्लीप भी इंट्रांसिटिव है। अगर आप किसी सेंटेंस को जिनमें आप इन वर्ब्स को यूज करते हैं, इनके जस्ट बाद आप फुल स्टॉप लगा दें, एक भी वर्ड ना लिखा जाए, तो अपना ये पूरा सेंस देते हैं। इसलिए इनको कंप्लीट सेंस वाली वर्ब्स या फिर वर्ब्स ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन कहा जाता है। जैसे मैं लिख रहा हूं सी इज लाफिंग, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? सी इज लाफिंग, वह हंस रही है। ये जो लाफ है ये इंट्रांसिटिव वर्ब तो है ही, और ये अपना सेंस भी पूरा दे रही है, इसे अन्य किसी वर्ड्स की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जो लाफ है यहां पर ये कहलाएगी वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन वर्ब है। ये इंट्रांसिटिव तो है ही, इंट्रांसिटिव के अंतर्गत भी ये क्या कहलाएगी? वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन। ये वर्ब्स के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो आप नहीं जानते होंगे, लेकिन इस वीडियो में जैसे कि मैंने बताया अभी जितने भी पार्ट्स आएंगे आपको ऐसे ही जानकारी मिलने वाली है। ये इंट्रांसिटिव वर्ब है जो यहां पर मैंने लगा रखी है। इंट्रांसिटिव वर्ब के अंतर्गत भी यदि आपसे पूछा जाए कि इंट्रांसिटिव वर्ब तो है, इसका और क्या रूल है, इसका और क्या नाम है, तो आप इसको कह सकते हैं वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन। ये कंप्लीट सेंस दे रही है तो इसको वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन कहा जाएगा। इसी प्रकार से आप बीप भी लगा कर देख सकते हैं। He was weeping, वह रो रहा था। ये भी बीप इंट्रांसिटिव वर्ब है और ये अपना सेंस भी पूरा दे रही है। एक दूसरा अन्य वर्ड से किसी की भी आवश्यकता नहीं है, आप एक वर्ड भी ना लगा, सीधा फुल स्टॉप लगा दें जैसे मैंने लगा दिया है, तो ये पूरा कंप्लीट सेंस है। तो इस प्रकार से ये वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन वर्ब है। इंट्रांसिटिव के अंतर्गत वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट कंप्लीट प्रेडिकेशन वर्ब है। ऐसे ही फ्लाई का, द बर्ड्स फ्लाई, चिड़ियां उड़ती हैं, ये भी कंप्लीट सेंस दे रही है। स्लीप, दे आर स्लीपिंग, वे सो रहे हैं, तो ये भी अपना कंप्लीट सेंस दे रही है। तो कुछ ऐसे इंट्रांसिटिव वर्ब होते हैं जो अपना अर्थ पूरा देती हैं, तो उनको वर्ब के अंतर्गत कहा जाता है वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन। तो इस प्रकार से रूल नंबर 6 के एग्जांपल है। अब देखें 7। रूल नंबर 7 कह रहा है कि इंट्रांसिटिव वर्ब अपना अर्थ पूरा नहीं दे पाती है, सेंस पूरा नहीं दे पाती है, तो उनको कहा जाता है वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन वाली वर्ब्स की। एक तो बी फॉर्म, बी से निकलने वाली, इज, एम, आर, वाज, वेयर वगैरह वगैरह। एक और बिकम, एक अपीयर प्रतीत होना, और एक सीम। देखिए
जब जब ये वर्ब लगेगी आपको कोई दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच इनके बाद लिखना ही पड़ेगा, वरना वो अपना सेंस पूरा नहीं देगी। मैं लिखता हूं कि एग्जाम्पल, ही इज, मैं यहां पर स्टॉप लगा देता हूं, इसका अर्थ होगा वह है, लेकिन क्या, वह है लेकिन क्या, तो यहां पर हमें कुछ लगाना पड़ेगा। मैं लिख देता हूं ये डॉक्टर। तो इस वर्ब को एक नाउन की आवश्यकता पड़ी जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो फिर ये कहलाएगी वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। एक और लिख रहा हूं, बी वर, हम थे लेकिन क्या थे, तो कुछ ना कुछ आपको लिखना पड़ेगा। मैं यहां पर लिख देता हूं हंग्री, हम भूखे थे, तो आप देख पा रहे हैं इसको एक एडजेक्टिव की आवश्यकता पड़ गई जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। तो अगर ये आप नहीं लिखते हैं तो इसका कोई सेंस नहीं है, इसको फिर एक अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच की आवश्यकता पड़ गई है, तो फिर ये इनकम्प्लीट सेंस को शो करने वाली वर्ब है। एक और लिखता हूं, सी बिकेम, पास्ट डेफिनेट बना रहा हूं, सी बिकेम, वह हो गई, यहीं में मान लीजिए फुल स्टॉप लगा देता हूं, तो इसका क्या अर्थ होता है, वह हो गई, लेकिन क्या हो गई, क्या हुई भाई, तो मुझे कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा। मैं लिखे देता हूं अ डॉक्टर, सी बिकेम अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर हो गई। तो इस बिकेम को किसकी आवश्यकता पड़ रही है, एक नाउन की, तो फिर ये कहलाएगी वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, क्योंकि इसको एक अन्य दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन की आवश्यकता पड़ गई। एक और लिखता हूं, एपियर का, ही एपियर्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखता हूं इसको, ही एपियर्स, वह प्रतीत होता है, यहां में मान लीजिए फुल स्टॉप लगा देता हूं, तो क्या ये कंप्लीट सेंस है, नहीं है, कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा सी के बारे में कि वो कैसा प्रतीत होता है। और अगर मैं यहां पर लिख देता हूं ही एपियर्स टू बी सैड, ही एपियर्स, वह दिखाई देता है, टू बी सैड, ये पीछे क्या लगाना पड़ रहा है, एक एडजेक्टिव, तो इसका अर्थ हो जाएगा वह दुखी प्रतीत होता है। तो आप देख पा रहे हैं एपियर को भी एक दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव की आवश्यकता पड़ गई, लिहाजा ये भी वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है। लास्ट एग्जांपल, सीम, सीम मीन्स प्रतीत होना, यू सीम टू बी हैप्पी टुडे, या हैप्पी लिख रहा हूं, हैप्पी टुडे, हालांकि इसमें टू बी और लगा सकते हैं आप, रूल कहता है ग्रामर का। यू सीम, आप दिखाई देते हो, और यही मैं लगा देता हूं फुल स्टॉप, तो इसका अर्थ हो जाएगा तुम दिखाई देते हो, प्रतीत होते हो, लेकिन क्या, और अगर मैं लिख दूं यहां पर हैप्पी प्रसन्न टुडे, आज आप प्रसन्न दिखाई देते हैं, चेयरफुल दिखाई देते हैं, तो इसे किसकी आवश्यकता पड़ गई है, एडजेक्टिव की, तो जो कि एक पार्ट्स ऑफ स्पीच ही है। तो इस प्रकार से मैं एक बार फिर से 5 रूल्स रिवाइज कर दूं। ट्रांसिटिव वर्ब भी कभी कभी इंट्रांसिटिव बन जाते हैं। रूल नंबर 6, जब कोई इंट्रांसिटिव वर्ब अपना पूरा सेंस देती हो, जैसे कि मैंने लाफ है, बीप है, फ्लाई है, स्लीप है, ये अपना पूरा अर्थ देती है, तो इनको कहा जाता है वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन। और 7वां रूल, जब कोई इंट्रांसिटिव वर्ब किसी अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी जैसे नाउन, एडजेक्टिव एटसेट्रा के बिना कंप्लीट सेंस नहीं दे पाती है, तो उनको कहा जाता है वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, जैसे कि ये एज, एम, आर, वाज, वेयर, विल बी, शैल बी, बिकम, अपीयर, सीम, एटसेट्रा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको इस ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब के पार्ट 3 में बहुत कुछ आपने सीखा होगा, अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया मेरे चैनल क्रिस इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, लाइक करिए, और लास्ट में हाँ, अच्छा बुरा आपको जैसा भी लगता है प्लीज उस पर कमेंट्स जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत थैंक यू आप।